तो हम बात कर रहे थे कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है, इनके कार्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो शिशु का मतलब जो शिशु गर्भ में पल रहा होता है, वास्तव में वह प्लेसेंटा के माध्यम से ही माता से जुड़ा होता है और उसी प्लेसेंटा या अपरा के माध्यम से शिशु को पोषण प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसी प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु के शिशु भोजन, पोषक पदार्थ और अन्य चीज़ों का भी निर्वहन होता है। तो अपरा क्या है कि भ्रूण के अंतःरोपण के पश्चात, इम्प्लांटेशन के पश्चात, जब भ्रूण का इम्प्लांट हो जाता है, भ्रूण जब जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, तो इसके पश्चात इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के पश्चात अनेक अंगुली जैसी संरचनाएं बनती हैं, ठीक, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोरियानिक विलाई कहते हैं। उंगली नुमा प्रवर्ध बनते हैं, इस टाइप से ऐसी संरचनाएं बन जाती हैं और इन संरचनाओं को हम कोरियानिक विलाई कहते हैं, जो मातृ शरीर के साथ संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बनाते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, जो कि वास्तव में ह्यूमन शरीर को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का निर्माण करते हैं और इन्हीं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। सेकेंड नंबर है कि अपरा और प्लेसेंटा का कार्य क्या है। वास्तव में अपरा और प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है, तो यह एम्निकल कॉर्ड या नाभि रज्जु, आप लोगों ने देखा होगा जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु और माता के बीच में एक नाल रूपी संरचना से जुड़ा होता है, इसको अम्निकल कॉर्ड कहते हैं या नाभि रज्जु कहते हैं। यह भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण के सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर व बाहर ले जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आवश्यक पदार्थ कौन कौन से, जैसे भोज्य पदार्थ हो गए, पोषक पदार्थ हो गए, ऑक्सीजन हो गए, इन सारी आवश्यक पदार्थों को वो कहाँ, अंदर व बाहर ले जाते हैं। सेकेंड नंबर है कि यह भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। भ्रूण में ऑक्सीजन की सप्लाई का कार्य किसका है, अपरा और प्लेसेंटा का है। तो बात समझ में आ गई होगी कि अपरा या प्लेसेंटा क्या है कि भ्रूण के इम्प्लांटेशन के पश्चात एक कोरियानिक विलाई बनती है और यह कोरियानिक विलाई शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का निर्माण करती है। इसे ही क्या कहते हैं, अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, जिसे नाभि रज्जु द्वारा जुड़ा होता है, जो नाभि रज्जु से जुड़ा होता है। नेक्स्ट आता है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है कि स्टेम सेल क्या है। व्हाट इज ए स्टेम सेल? स्टेम सेल क्या है और इसका क्या महत्व है। तो आप लोगों को बता दें कि जब शिशु का जन्म होता है तो स्टेम सेल को बाकायदा प्रोवाइड करने के लिए, संरक्षित करने के लिए हर हॉस्पिटल में स्टेम बैंक बनाए गए हैं। हर तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ हॉस्पिटल में जरूर है। तो वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट कराया जाता है कि क्या आप अपने बच्चे का स्टेम सेल संरक्षित करना चाहते हैं। तो अगर हम वो फॉर्म सबमिट करते हैं कि हाँ हमको संरक्षित करना है, तो बाकायदा उस स्टेम सेल को स्टेम बैंक में भेजा जाता है और उस स्टेम बैंक में वो स्टेम सेल संरक्षित रहता है। और बाई चांस अगर हमारे किसी भी अंग में कोई क्षति आ गई तो उस अंग की क्षतिपूर्ति के लिए वो स्टेम सेल बहुत ही जिम्मेदार है। ब्रीफ में इसमें हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाती है तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि आप लोगों को संतुष्ट कर सकें। तो स्टेम सेल क्या है कि अंतःरोपण के तुरंत बाद 3 प्रकार की कोशिकाओं का समूह। याद रखिएगा, जब भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन के पश्चात 3 प्रकार की सेल बनती हैं। वे सेल कौन कौन सी हैं? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। कौन कौन सी 3 सेल याद रखिएगा? एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। AIM शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, AIM।
एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, ये 3 प्रकार की सेल बनती हैं। इन्हीं 3 कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को हम स्टेम सेल कहते हैं। इन 3 कोशिकाओं का जो सम्मिलित रूप होता है यही हमारा स्टेम सेल कहलाता है। और ये तीनों सेल हमारी बॉडी रचना के लिए, हमारे शरीर रचना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक्टोडर्म जो होती है वो शरीर के अलग भागों को बनाती है, एंडोडर्म जो होती है वो शरीर के अलग भागों को बनाती है, और मेसोडर्म जो होती है वो शरीर के अलग भागों का निर्माण करती है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब ये तीनों सेल सम्मिलित हो गई, क्यों यह इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसको जानिएगा कि जब इन तीनों को सम्मिलित, क्योंकि ये तीनों अलग अलग शरीर के अलग अलग संरचनाओं का निर्माण कर रही हैं, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिल गई तो सोचिए कितनी ज़्यादा क्षमता होती है। और एक चीज़ और है, इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत तेज होती है, पुनरुद्ध भवन जिसको कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छिपकली जो होती है वो अपने पूंछ को आवश्यकता पड़ने पे गिरा देती है और कुछ समय बाद नवीन पूंछ का निर्माण हो जाता है। जैसे उसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, उसी तरीके से स्टेम सेल में भी रीजनरेशन की क्षमता होती है। और शरीर का कोई भी अंग अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो उस अंग की भरपाई हो सकती है इस स्टेम सेल के द्वारा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के सम्मिलित रूप को ही हम क्या करते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आता है कि सगर्भता के बाद निश्चित समय में अंगों का विकास किस क्रम में होता है। सगर्भता के बाद निश्चित समय में अंगों का विकास किस क्रम में होता है, तो चलिए हम लोग बताते हैं इसका।